तो वेक्टर पढ़ने से पहले क्या जानना जरूरी है कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो हमारे सराउंडिंग में जिन चीज़ों को हम मेज़र कर पाते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या क्या मेज़र कर लेते हैं हम? मास, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वॉल्यूम, एरिया, राइट। जो भी मेज़र करते हैं हम उन्हें फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप में, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, वो या तो स्केलर होगा या वेक्टर होगा। तो वेक्टर कौन होगा? जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, यूनिक डायरेक्शन की। बिना डायरेक्शन के वो बात कंप्लीट नहीं होगा। जैसे मैं आपसे बोला कि फोर्स अप्लाई कीजिए, मैं आपको बोला कि जैसे दरवाज़ा, रूम में, आपके रूम में दरवाज़ा होगा, उस पर मैं बोला कि आप फोर्स अप्लाई कीजिए, तो आप बोलेंगे ना कि सर दरवाज़ा क्लोज करने में अप्लाई करें कि ओपन करने में करें, पुश करना है कि पुल करना है, ऐसा पूछेंगे। डायरेक्शन, राइट। तो फोर्स बिना डायरेक्शन के इनकम्प्लीट है। फोर्स बिना डायरेक्शन के क्या है? इनकम्प्लीट। जैसे मैं बोला कि आप अभी मान लेते हैं कि मोबाइल आपके हाथ में है, तो मैं बोला कि मोबाइल पे फोर्स अप्लाई कीजिए, तो आप बोलेंगे कि मोबाइल पे फोर्स उसको ऊपर उठाने में अप्लाई करना है, कि मोबाइल को ऐसे दबाने में करना है, कि उसको ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। डायरेक्शन के बिना अधूरा है कि नहीं फोर्स। तो फोर्स एक वेक्टर है, क्योंकि जब भी फोर्स की बात होगी उसके साथ एक डायरेक्शन बताना पड़ेगा मुझे। जबकि मास स्केलर है। आप दुकान में कुछ सामान खरीदने गए, सब्जी वाले के पास गए आलू खरीदने के लिए, और उससे आप बोले कि मुझे 2 केजी आलू दीजिए, तो क्या उसके साथ डायरेक्शन आप बताएंगे कि टुवर्ड्स ईस्ट दीजिए या टुवर्ड्स वेस्ट दीजिए? ऐसा डायरेक्शन कुछ बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब वो मास क्या है? स्केलर। इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब तो हम समझ गए कि वेक्टर स्केलर में ये डिफरेंस है, राइट। अब वेक्टर का कुछ टाइप है फेमस। इसमें एक पैरेलल वेक्टर होता है। तो दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होगा ना, तो उसको पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। अब मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा वेक्टर हो सकता है। सेम डायरेक्शन होना चाहिए, यानी इन दोनों में एंगल 0 डिग्री होता है। तो लिखिए एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स इज 0 डिग्री। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उन दोनों में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। पैरेलल वेक्टर में एंगल 0 डिग्री होता है, और एंटी पैरेलल हो गया। एक जैसे राइट में है ना वेक्टर, तो दूसरा लेफ्ट में होगा, उल्टे डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। तो इन दोनों वेक्टर को एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर में एंगल कितना होता है दोनों वेक्टर के बीच? 180 डिग्री। एंटी पैरेलल वेक्टर है तो उन दोनों में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर? इक्वल वेक्टर है नेक्स्ट। इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर को इक्वल तभी हम बोल सकते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी माने इक्वल और डायरेक्शन सेम। कोई भी चीज़ अलग नहीं होना चाहिए, राइट। तो लिखिए टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड और इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। यानी दो वेक्टर इक्वल होने का क्या कंडीशन है? मैग्नीट्यूड तो बराबर चाहिए ही और डायरेक्शन दोनों का सेम होना चाहिए। अगर एक ईस्ट की तरफ पॉइंटिंग है तो दूसरा भी टुवर्ड्स ईस्ट ही होना चाहिए, तभी मैं बोलूँगा दोनों को कि ये इक्वल वेक्टर है, राइट। ऐसे टू वेक्टर आर इक्वल if they have equal magnitude and same direction। नेक्स्ट है निगेटिव वेक्टर। इक्वल के बाद लिखना है निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर क्या होता है? तो अगर एक वेक्टर राइट में है और दूसरा वेक्टर उतने ही मैग्नीट्यूड का उल्टे डायरेक्शन में लेफ्ट में है, अगर एक राइट में है तो दूसरा किधर होना चाहिए? लेफ्ट
डायरेक्शन में, एक इधर है राइट तो दूसरा लेफ्ट चाहिए, कम ज़्यादा नहीं चाहिए, बिल्कुल इक्वल मैग्नीट्यूड का चाहिए। तो अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन उल्टा है, तो उन दोनों वेक्टर को हम लोग बोलते हैं कि जो दूसरा वाला वेक्टर है ना वो निगेटिव ऑफ फर्स्ट वेक्टर है, राइट। तो किसी वेक्टर को उसी के निगेटिव वेक्टर से ऐड कर देंगे, कोई एक वेक्टर है और उसमें ऐड मैं कर रहा हूँ उसी का निगेटिव, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो ज़ीरो वेक्टर आ जाएगा, है कि नहीं। तो ज़ीरो वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जाए और डायरेक्शन इसका डिफाइन नहीं है, इनडिटर्मिनेट है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ही नहीं तो राइट है कि लेफ्ट हमको पता ही नहीं चलेगा कुछ। तो लिखिए ज़ीरो वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ज़ीरो एंड डायरेक्शन इज इनडिटर्मिनेट। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है, ऑब्जेक्ट, अब इसको दो लोग मिलकर धक्का दे रहे हैं, एक ऐसे दाहिनी तरफ इसको धक्का दे रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, ये एक बॉक्स है, उसको एक ऐसे राइट साइड में धक्का दे रहा है, और ये जो फोर्स लगा रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ F1, और दूसरा इसको इधर से इधर लेफ्ट में धक्का मार रहा है। इसी ब्लॉक को दूसरा एक है जो ऐसे लेफ्ट में धक्का मार रहा है, और दोनों इस पे इक्वल फोर्स लगा रहा है। F1 का भी मैग्नीट्यूड 10 और ये जो F2 है ना ये भी 10 मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया है इस पर। तो ये बीच में जो बॉक्स रखा हुआ है इस पर नेट फोर्स क्या होने वाला है, ज़ीरो होने वाला है। तो यानी F1 में मैं F2 को ऐड करूँगा यहाँ पे, तो रिजल्टेंट क्या मुझे मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा कि नहीं, क्योंकि एक राइट में लग रहा है और एक लेफ्ट में लग रहा है। तो ये ज़ीरो जो मिला ना वो एक स्केलर नहीं मिला, इसको एज ए वेक्टर कंसीडर करना है। वेक्टर माइनस वेक्टर बराबर वेक्टर आता है। फोर्स को फोर्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स ही आएगा ना, रिजल्टेंट फोर्स। तो राइट साइड में वेक्टर आएगा लेकिन मैग्नीट्यूड उसका ज़ीरो हो जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर, यूनिट जैसा दिख रहा है, ये यूनिट डायमेंशन वाला यूनिट नहीं है, यहाँ पे यूनिट का मतलब है 1। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, ऐसा वेक्टर लिखिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाए 1। डायरेक्शन जो होना है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स की तरफ, वाई की तरफ, ईस्ट की तरफ, साउथ की तरफ, कैसा भी हो, मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए बस, ठीक है। तो उस वेक्टर को मैं क्या बोल पाऊंगा, यूनिट वेक्टर। अभी तक तो सिंपल ये सब चल रहा था, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन। अब न्यूमेरिकल जिस पे आने वाला है वो मेन है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एकदम ध्यान से देखना है कि एक ट्रायंगल का अगर दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्रायंगल का एक साइड यहाँ पे बनाया हुआ है जिसके ऊपर क्या लिखा है ए वेक्टर, और दूसरा साइड पे लिखा हुआ है बी वेक्टर, और ये दोनों ऑर्डर में लेना है। ये ऑर्डर में लेने का क्या मतलब होता है कि आप यहाँ से चालू किए तो ए वेक्टर ये और बी वेक्टर ये, तो एरो ऐसा लेना है कि सेम सेंस में हो। एरो ऐसा लेना है सेम सेंस में, मतलब कि देखिए आप यहाँ से अगर चलना शुरू किए ऐसे, तो आप एक वेक्टर कंप्लीट कर गए, दूसरे की तरफ गए, तो ये कौन से सेंस में चले, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे आप चल रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज, इस सेंस को क्या बोलते हैं। तो दोनों ऑर्डर में एकदम चलना चाहिए। अच्छा, ऑर्डर में नहीं चलता तो क्या होता, तो ए वेक्टर अगर ऐसा होता तो बी उधर सामने से आ जाता, ए ऐसे होता तो बी सामने से आ जाता, तो मैं बोलता ना कि ये ए और बी दोनों एक ही जैसा नहीं चल रहा है, ऑर्डर में नहीं चल रहा है, ठीक है। ये इधर जा रहा था वो सामने से ऐसे आ गया, तो इसको बोलेंगे कि ये दोनों ऑर्डर में नहीं चल रहे हैं। ऑर्डर में चलने का क्या मतलब होता है, ऑर्डर में चलने का मतलब है कि एक ऐसे गया तो दूसरा ऐसे जाना चाहिए, यस। या दूसरा बात ये बोले कि एक के हेड पे दूसरे का टेल होना चाहिए, ठीक है, राइट।
तो ये पहले वेक्टर का यहाँ पे क्या है, टेल है, और ये पहले वेक्टर का यहाँ क्या है, हेड है। तो ये जो बी वेक्टर है ना, उसका देखिए यहाँ पे टेल आया है, टेल, और बी वेक्टर का हेड यहाँ ऊपर। तो ऑर्डर में होने का मतलब है कि एक के हेड पे, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल आ जाए। तो अगर किसी ट्रायंगल में ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि दो साइड इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल है, तो रिजल्टेंट जो आएगा यानी इन दोनों का सम a प्लस बी, ये वेक्टर क्या होगा, तो क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल को जो क्लोज करने वाला तीसरा साइड है, इसको बोलेंगे कि यही इसका a प्लस बी है। लेकिन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, मतलब ये इस सेंस में चल रहा था, राइट। तो ये मान लेते हैं पी क्यू आर है, इसको P लिख दिए, पी क्यू आर। तो पी क्यू और क्यू आर ये ऑर्डर में है एंटी क्लॉकवाइज। तो तीसरा जो रिजल्टेंट होगा ना ए प्लस बी, वो आर पी नहीं होगा, मतलब इसी ऑर्डर में नहीं होगा, उल्टे ऑर्डर में होगा ऐसा, यानी पी आर होगा। इसका रिजल्टेंट क्या, कौन सा वेक्टर होगा, ऐसा वाला वेक्टर होगा। ये दोनों ऑर्डर में चले थे ना ऐसे, तो ये उसी ऑर्डर में नहीं होगा तीसरा साइड, तीसरा उल्टे ऑर्डर में लेना है। ये और ये दोनों ऑर्डर में था, एक जैसा देखिए चल रहा था, एक सेंस में चल रहा था दोनों ऐसे। तो तीसरा उसी के सेंस में ऐसा नहीं आया, ये तीसरा उल्टा ऐसे चला गया। तो ट्रायंगल आप याद रखेंगे, एक ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल दिया रहेगा ऐसे ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में ए बी सी, मैं नेमिंग करता हूँ और आपसे पूछता हूँ, आप बताइएगा, ए बी और सी ऐसे है। तो इसमें मैं अगर बोलूँगा ए सी प्लस सी बी, एरो में नहीं दिया, आपको खुद एरो देना है। ए सी में लिखा तो आप एरो किधर देंगे, सी की, ए से सी की तरफ, ए से सी की तरफ। और इसके इक्वल क्या होगा ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको बताना है कि ए सी प्लस सी बी ऐड करने पे क्या मिलेगा, बताइए। ए सी प्लस सी बी, दो ऑप्शन भी आपको हम दे देते हैं। ए सी प्लस सी बी ऐड करने पे ए बी मिलेगा कि बी ए मिलेगा, दो ऑप्शन है आपके पास, ए बी मिलेगा कि बी ए सी और सी बी ऐड करेंगे तो ए सी और सी बी, ये सेम सेंस में देखिए ऐसे चला है, तो रिजल्टेंट बी ए नहीं ए बी ऐसा। तो ए बी सही आंसर है और बी ए वाला गलत है, ए बी। समझ में अब आ गया ट्रायंगल लॉ। अच्छा, ग्राफिकल ये हो गया, ग्राफिकली तो समझ गए। अब इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ए सी और सी बी तो सर आप बता दिए कि ए बी आएगा। अगर ए सी और सी बी का मैग्नीट्यूड दिया है कि इसका मैग्नीट्यूड है ए और इसका मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ इसका बी है, तो ये ए बी जो आया आंसर, इसका क्या लेंथ होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया कि दो वेक्टर जिसको ऐड कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड आता है रूट पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जिसको आप ऐड कर रहे हैं। ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर मान लेते हैं है ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर क्या था, टेढ़ा ऐसे जो था ना, वो वेक्टर क्या था, बी। और पहले के टेल से दूसरे के हेड को ऐसे ज्वाइन कर दिए थे, शुरू वाले के टेल से चालू करके, और अंतिम वेक्टर के हेड को मिला दिए, तो उसको रिजल्टेंट बोले थे ए प्लस बी। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल जो लेना है वो कैसे एंगल लेना है, कैसे एंगल लेना है, ये एंगल लेना है, ये अंदर का एंगल नहीं लेना है, ये नहीं है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। हेड के ऊपर टेल रहेगा ना, तो एक हेड को आगे बढ़ा के दूसरे की तरफ टर्न करना है, उसको बोलना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। सो हाउ यू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, सो इफ थीटा, इसको थीटा से इंडिकेट करना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर को किससे इंडिकेट किया हुआ है, थीटा। और
ये वाला जो एंगल है ना, ये इसको अल्फ़ा लिखते हैं। सो अल्फ़ा इज एंगल बिटवीन, लिखिए साथ साथ, मेरे साथ साथ लिखिए, अल्फ़ा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर। किसके किसके बीच का एंगल है? ए एंड रिजल्टेंट। अभी ए और रिजल्टेंट दोनों टेल टू टेल कनेक्टेड है कि हेड के ऊपर टेल है, बताइए। रिजल्टेंट जो वेक्टर है टेल टू टेल है, तो जब दो वेक्टर टेल से टेल कनेक्टेड होता है ना, तो उसके बीच के एंगल को डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। स्मॉलर एंगल जो बनेगा, इधर अल्फ़ा बना तो इधर क्या बनेगा? 360 माइनस अल्फ़ा, टोटल 360 डिग्री होता है। तो आपको छोटे वाले एंगल को एंगल बिटवीन टू वेक्टर बोलना है। सो हियर एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर इज अल्फ़ा, राइट। अच्छा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच के एंगल को कैसे निकालेंगे? तो सर ए और बी तो टेल टू टेल नहीं कनेक्टेड है कि नहीं? ए के देखिए हेड पे बी का टेल आ गया है, तो इसको टेल टू टेल कनेक्टेड रखने के लिए इस ए को धक्का मार मार के आगे भेजेंगे कि तू आगे चल आगे चल। तो इसको यहाँ ले आएंगे धक्का मारते मारते, ऐसे इसको धक्का मारते 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 यहाँ बना देंगे। अब ये दोनों टेल टू टेल कनेक्ट हुआ, तो इस एंगल को बोलेंगे एंगल बिटवीन, देखिए ये बी और ए को धक्का मारते मारते यहाँ लाए, तो इसको बोलना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। यानी दोनों को टेल टू टेल खींच के ज्वाइन करवाना है, ज़बरदस्ती टेल से टेल ज्वाइन करा देना है, ठीक है। तभी बोलना है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर ये है। हेड के ऊपर टेल है, तो वेक्टर को आगे धक्का दे दे के भगाएंगे आगे और टेल टू टेल ज्वाइन करवाएंगे, तब बोलेंगे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर ये है। ये तो समझ गए कि अल्फ़ा जो है ना वो रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल है, और थीटा किसके बीच का एंगल है? ए एंड बी के बीच। तो अल्फ़ा निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? तो tan अल्फ़ा करने पे आता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। फॉर्मूला याद रखना है ऐसे। ये सब मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। तो ये अल्फ़ा कैसे निकालेंगे? तो क्वेश्चन में बी और ए दिया रहेगा, कितना मैग्नीट्यूड है फर्स्ट वेक्टर का, सेकेंड वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड है, ये सब दिया रहेगा। और थीटा भी दिया रहेगा कि कितना ए और बी के बीच एंगल है। तो आपको रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच एंगल निकालना है, तो ऐसे अल्फ़ा निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। अब ये अल्फ़ा का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक ना। अब ये वाला एंगल को बीटा बोलते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज देखिए। ये जो एंगल है ना, इसको क्या बोलते हैं? बीटा। बीटा इज एंगल बिटवीन विच टू वेक्टर? बी वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर। इसको देखिए, ये हेड और इसका हेड से हेड ज्वाइन किया हुआ है ना, तो इसको धक्का मारते 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 उधर भगा देंगे। किसको आगे? रिजल्टेंट को धक्का मार के आगे भगा दिए। बी को भी धक्का मारते 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 आगे बढ़ाइए, तो यही तो एंगल आएगा वापस, बीटा। सो व्हाट इज बीटा? बीटा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड बी। जैसे अल्फ़ा एंगल था रिजल्टेंट एंड ए के बीच, वैसे ही बीटा एंगल है रिजल्टेंट एंड वेक्टर बी के बीच। ओके, लिख दीजिए जल्दी से कि बीटा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड बी वेक्टर। एंड हाउ वी कैन फाइंड दिस बीटा? तो इसका फॉर्मूला है tan बीटा इक्वल टू, ऊपर वाले फॉर्मूला में इसमें जहाँ ए है वहाँ बी, जहाँ बी है वहाँ ए लिख देंगे। तो ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, इससे निकल जाएगा हमारा बीटा। क्या न्यूमेरिकल है? न्यूमेरिकल है कि एक वेक्टर ए है ऐसे, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, और दूसरा वेक्टर बी इससे 90 डिग्री पे है, इसका मैग्नीट्यूड है 4। इन दोनों में एंगल है 90 डिग्री का। तो फर्स्ट पार्ट में बताना है ए प्लस बी वेक्टर का मॉड, दोनों वेक्टर को ऐड करने पे कितना आएगा। सेकेंड बताना है कि अल्फ़ा कितना होगा। थर्ड बताना है बीटा कितना होगा। तो ए प्लस बी का मॉड, ये तो बहुत आसान है, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस कितना डिग्री लिखें? ए और बी के बीच कितना डिग्री एंगल दिख रहा है? 90, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो ये यहाँ से यहाँ तक को सबको क्या कर देगा? जहाँ तक मल्टीप्लाई होगा सबको क्या कर देगा? 0।
तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 9 + 16 होता है 25 और 25 का रूट क्या होता है 5। तो दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों के सम का मैग्नीट्यूड आ गया 5। अल्फ़ा निकालने का फॉर्मूला tan इनवर्स, जैसे tan अल्फ़ा इक्वल टू ये है तो अल्फ़ा इक्वल टू लिखना होगा, तो ये इधर tan आके क्या बन जाता है tan इनवर्स, या tan इनवर्स, समझ रहे हैं ना? tan अल्फ़ा इक्वल टू इतना है तो खाली अल्फ़ा इक्वल टू लिखते हैं ना, तो उधर tan इनवर्स कर देते हैं ले जाके, तो tan इनवर्स। और बाकी जो फॉर्मूला है कॉपी पेस्ट, b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा, तो ये आ गया देखिए कितना tan इनवर्स b कितना है, b 4 है, और साइन 90 डिग्री, थीटा तो 90 है ना दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, डिवाइड बाई 3, a का वैल्यू 3 है, प्लस b मतलब फिर से 4 cos 90 तो 0 होता है, इसमें 90 रखेंगे ना, cos 90 0 हो जाएगा, जबकि sin 90 1 होता है। तो इस तरह से ये आ जाएगा tan इनवर्स 4 और sin 90 1 होता है, तो 4/3। ये tan इनवर्स 4/3 कितने का वैल्यू होता है 53 डिग्री का, 53 डिग्री। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ गया 53। ओके, अल्फ़ा आ गया 53। ये रिजल्टेंट वेक्टर रहा, रिजल्टेंट, और ये अल्फ़ा रहा, और ये एंगल 90 डिग्री थीटा रहा, और बीटा निकालना है। बीटा इक्वल टू फिर से वही tan इनवर्स, लेकिन जहाँ a है वहाँ b लिखना है, तो इस बार ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा, है ना? और ये cos थीटा तो जाएगा क्योंकि cos 90 0 होता है, और 3/4 कितना डिग्री का वैल्यू होता है 37 डिग्री, tan इनवर्स 3/4 37 डिग्री होता है। सो बीटा इज़ 37 डिग्री। तो ये देखिए बीटा है, ये 37 है, और अल्फ़ा आया 53 डिग्री। लॉ पे आ गए हम लोग। ट्रायंगल लॉ तो हो गया, पैरेललोग्राम लॉ। ये क्या बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम का जो दो साइड है वो टेल टू टेल कनेक्टेड अगर है, पैरेललोग्राम का दो साइड किसी एक कॉमन पॉइंट से शुरू हुआ है, और ये दो वेक्टर है, एक को a मान लेते हैं और दूसरे को क्या माना हुआ है b, तो इससे एक पैरेललोग्राम तैयार कर लीजिए। तो पैरेललोग्राम ये हो गया, पैरेललोग्राम का नाम लिख देते हैं हम PQRS, PQRS, ठीक है। तो अगर इस पैरेललोग्राम का दो साइड, और वो दोनों साइड कैसा होना चाहिए, कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, है ना, वो दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका जो डायगोनल होगा ना बीच वाला ऐसे, वो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। ये जो डायगोनल है ये क्या रिप्रेजेंट कर देगा, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब सर, रिजल्टेंट मतलब दोनों वेक्टर का एडिशन, सम को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब a और b को ऐड करने पे जो ये PQ है ना बीच, ये P ये वाला साइड के लेंथ के बराबर आएगा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन एकदम इधर ही आएगा, डायगोनल जिधर है ना उधर ही डायरेक्शन आएगा, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम कब लगाएंगे और ट्रायंगल लॉ कब लगाएंगे ऐड करने के लिए? तो ट्रायंगल लॉ हम लोग तब लगाएंगे जब एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखा हुआ है, तब ट्रायंगल लॉ पे विचार करेंगे। एक वेक्टर का देखिए हेड है, तो दूसरे वेक्टर क्या वहाँ पे क्या है, टेल है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, हेड है फर्स्ट वेक्टर का, तो ये दूसरा वाला जो वेक्टर है बी वेक्टर, उसका यहाँ पे क्या है, टेल है कि नहीं, तो इसमें ट्रायंगल लॉ चलेगा। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ट्रायंगल लॉ वाला तब यूज करेंगे जब एक के हेड पे दूसरे का टेल है, और पैरेललोग्राम यूज करेंगे जब दोनों का टेल एक जगह ज्वाइन किया हुआ है। तो ये पैरेललोग्राम लॉ वाले में दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या लेंगे, यही एंगल ले लेंगे, क्योंकि जब दोनों वेक्टर टेल टू टेल होता है तो एंगल डायरेक्ट ले लेते हैं हम। तो थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर, हियर थीटा इज एंगल
बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा होता है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर, दिस इज अल्फ़ा। और यहाँ अल्फ़ा का फार्मूला में कोई चेंज नहीं है, सेम फार्मूला है। अल्फ़ा इक्वल टू क्या था पिछले बार फार्मूला? बी साइन थीटा डिवाइड बाई बी कॉस थीटा, राइट। ये था tan अल्फ़ा इक्वल टू, है ना। tan बीटा का क्या था? यहाँ भी वही फार्मूला अप्लाई होगा, बीटा। बीटा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड बी वेक्टर, यानी इधर से ये देखिए ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल बीटा है, तो बीटा का वैल्यू होगा tan बीटा इक्वल टू, जहाँ बी है वहाँ ए लिख देना है, तो ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड प्लस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का कॉस थीटा, राइट। क्लियर है? तो और ट्रायंगल में तो ये फार्मूला सेम है, दोनों में फार्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने में डिफरेंस आ रहा है। अदरवाइज फार्मूला तो रिजल्टेंट का ए प्लस बी का दोनों ही में सेम फार्मूला है। पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर कॉस थीटा, राइट। तो एडिशन जैसा है वैसा ही सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ए वेक्टर में बना दिया ऐसे, ए इसमें बनाया हुआ है, साथ साथ बनाइए आप भी। और ये वेक्टर है बी, बी वेक्टर। तो ये ट्रायंगल लॉ अगर मैं अप्लाई करूं तो ये वेक्टर हो गया था ए माइनस बी, नहीं ए प्लस बी। लेकिन अब मुझे ए माइनस बी चाहिए, ए माइनस बी का हमको ग्राफ बनाना है कि किधर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, क्योंकि जो ट्रायंगल लॉ बना हुआ था वो ऐड करने के लिए सिखाता था, है कि नहीं। हमको ऐड करने वाला रूल पता है, तो ए में ऐड कर देंगे माइनस बी। माइनस बी क्या होता है? तो बी का उल्टा होता है, तो बी उधर है तो माइनस बी जस्ट उसका उल्टा ऐसे बना देंगे, माइनस बी। तो अब आप समझ गए होंगे कि ए में, तो ए में माइनस बी ऐड कर दिए तो दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो गया। ये वेक्टर हो गया ए में ऐड किया हुआ था माइनस बी, ग्राफिकली तो अलग अलग हो गया। और फॉर्मूला भी देखिए क्या है, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी का फॉर्मूला था अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ए माइनस बी जो है ना, इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। प्लस की जगह पर सिर्फ क्या है? माइनस। लेकिन थीटा किसके बीच का एंगल है? वही पुराना एंगल है, थीटा ए एंड बी के बीच का एंगल है। थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, नहीं ओनली बी वेक्टर। ये नहीं सोचना है कि ए में माइनस बी ऐड किए तो ए और माइनस बी के बीच एंगल लिख देंगे। यहाँ नोट डाउन करिए, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, नॉट ए एंड माइनस बी। ए एंड बी के बीच का एंगल ही लिखना है, पुराना वाला ही। यहाँ भी अल्फ़ा क्या होगा? अल्फ़ा होगा एंगल मेड बाय ए माइनस बी, यानी रिजल्टेंट। इस बार रिजल्टेंट क्या है हमारा? ये वाला रिजल्टेंट है ए माइनस बी। सो अल्फ़ा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर, मतलब ये वाला एंगल अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा का फॉर्मूला पिछले बार जैसा ही है, tan अल्फ़ा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी पिछले बार था, तो इस बार माइनस बी कॉस थीटा। मतलब जहाँ जहाँ कॉस थीटा था वहाँ माइनस लगाते चलना है, तो इससे tan अल्फ़ा मिल गया, राइट। पॉलीगन लॉ का लिख दीजिए स्टेटमेंट, पॉलीगन लॉ। तो इसमें क्या है कि 3 साइड के लिए नहीं है, ये कितना भी साइड का बना सकते हैं ऐसे।
तो ए बी सी डी ई, ठीक है, 5 साइड है। अगर तो अगर 5 साइड में से 4 साइड कंजिक्यूटिव मतलब ऑर्डर में 4 वेक्टर को रिप्रेजेंट करे, तो 5वां साइड उल्टे ऑर्डर में रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर, इनका सम करेंगे तो ई ए वेक्टर नहीं आएगा, ए ई वेक्टर आएगा उल्टे ऑर्डर में। तो स्टेटमेंट क्या इसका है कि इफ़ n माइनस 1 साइड्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ n साइड रिप्रेजेंट वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर, देन लास्ट साइड रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, राइट। ऐसे इसका स्टेटमेंट बनेगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, क्या नाम है इसका, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये क्या होता है, कोई भी वेक्टर को आप उसके कोऑर्डिनेट के थ्रू रिप्रेजेंट जब करते हैं, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे ए है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक मैं बना दे रहा हूँ ऐसे, और यहाँ पे कोई पॉइंट एक है ए, और इस पॉइंट का कुछ एक्स कंपोनेंट है, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट 2 3 5 है, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट 2 3 5 है, और ये ओरिजिन है, राइट। तो ओ से और ए तक एक लाइन ज्वाइन करेंगे और इस वेक्टर को हम लिखेंगे ओ ए वेक्टर। क्या लिखेंगे इसको, ओ ए वेक्टर। इसका क्या था, 2 3 5 कंपोनेंट इसका है 2 3 5, ठीक है। तो ओ ए वेक्टर को आपको लिखना है, हाँ, ओ ए वेक्टर को लिखा जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ओके। और ए को बोलते हैं, इस ओ ए को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या लिखते हैं, बोलते हैं इसको, लिख दीजिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ए जो पॉइंट है, ए पे आप खड़े हैं मान लीजिए, तो आपका पोजीशन वेक्टर हमको लिखना है कि क्या पोजीशन है आपका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो आपका पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो ये i कैप एक्स एक्सिस होता है, और j कैप मतलब होता है y एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर, और k कैप मतलब z एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर। तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो इन तीनों को बोलते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। किसका कंपोनेंट है, पोजीशन वेक्टर का, राइट। तो 2 को बोला जाएगा कि 2 इज एक्स कंपोनेंट ऑफ ओ ए वेक्टर। 3 को क्या बोलेंगे, y कंपोनेंट ऑफ ओ ए वेक्टर, और 5 को बोलेंगे z कंपोनेंट ऑफ ओ ए वेक्टर, राइट। अब एक टर्म होगा कॉस अल्फा। अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय ओ ए वेक्टर। इसमें अल्फा है एंगल, जो अल्फा लिखा है उसके बारे में लिखिए, अल्फा इज एंगल बिटवीन ओ ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। तो कॉस अल्फा का वैल्यू आएगा जो एक्स कंपोनेंट है अपॉन पूरे का मैग्नीट्यूड। पूरे का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड पता है ना कैसे निकालते हैं वेक्टर का, अगर कोई वेक्टर ऐसे है, वो 2 वेक्टर के लिए 2ab cos थीटा वाला यहाँ क्यों नहीं लगा रहे हैं, वो 2 वेक्टर के लिए है, यहाँ तो एक ही वेक्टर है, राइट। उसका वो वेक्टर का कोऑर्डिनेट है सिर्फ 2 3 5, तो यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं, वेक्टर को ऐड थोड़े कर रहे हैं हम, क्या सिर्फ निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड। यानी एक्स कंपोनेंट बाई वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से हमको मिलेगा कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया, वैसे ही ये वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा उसको बीटा एंगल को बोलेंगे। सो व्हाट इज बीटा हियर, दिस बीटा इज एंगल मेड बाय ओ ए वेक्टर विथ वाई एक्सिस। और कॉस बीटा को लिखेंगे जो वेक्टर था उसका वाई कंपोनेंट अपॉन पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट।
तो कॉस बीटा जब निकालना होगा ना तो इसका y कंपोनेंट लिखेंगे। वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट लिखेंगे? y, मतलब जे कैप के बगल में जो है वो, राइट। तो जे कैप के बगल में, आई कैप के बगल में क्या लिखे थे हम? 2। जे कैप के बगल में क्या लिखे थे? 3। तो 3 बाई मैग्नीट्यूड लिख देंगे, √2² + 3² + 5²। अगर जनरल फॉर्मूला ऐसे लिखा है ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप, तो ये रूट अंडर ये वाला क्या हो जाएगा? ax² + ay² + az²। वैसे ही कॉस गामा क्या होगा? व्हाट इज गामा? गामा इज एंगल मेड बाय दिस पोजीशन वेक्टर विथ z एक्सिस। और ये कैसे निकालेंगे? तो उसके पोजीशन वेक्टर का z कंपोनेंट, यहाँ पे क्या लिख देंगे? z कंपोनेंट, और नीचे ay² + az²। ग्राफिकल z वाले क्या पूछ रहे हैं? क्या z वाले का ग्राफ कैसा होगा ये? हाँ, तो इसके लिए क्यूब बनाना पड़ेगा। 3D में क्यूब बनाते हैं। हाँ, तो राइट, क्यूब ऐसे क्यूब बनाएंगे तब आएगा ना 3 एक्सिस। क्यूब ऐसे बना देंगे तो उसमें एक को बोल देंगे x और दूसरे को y और तीसरे को z। तो जो वेक्टर आएगा ये मान लेते हैं वेक्टर है OA, ये इस कोना से इस कोना तक। तो x एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा ये वाला एंगल अल्फ़ा बोलेंगे, और y एक्सिस से जितना ये बनाएगा इसको बीटा, और z की तरफ से जितना बनाएगा वो गामा, z x y। क्लियर? तो x एक्सिस से देखिए इतना एंगल है ना, और y एक्सिस से y कौन सा एक्सिस था? ये वाला एक्सिस था, तो ये वाला एंगल है बीटा, और z की तरफ से जितना होगा वो गामा। तो सिंपल है कि नहीं? कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा निकालने का फॉर्मूला। कॉस अल्फ़ा का क्या फॉर्मूला है बताइए? कॉस अल्फ़ा जब पूछेगा ना तो जो OA वेक्टर है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं OA वेक्टर आया मेरा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो कॉस अल्फ़ा पूछेगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है, ये एक वेक्टर है। तो इसका बोलेगा कि ये वेक्टर x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे? कॉस अल्फ़ा इक्वल टू x कंपोनेंट, यानी 2 बाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2² + 3² + 4²। वैसे ही पूछेगा कि ये y एक्सिस से कितना बनाएगा, उसका कॉस बीटा बताइए। तो क्या लिखना पड़ेगा? 3 डिवाइडेड बाई 2² + 3² + 4²। वैसे ही पूछेगा कि ये z से कितना बनाएगा, तो 4 कॉस गामा मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2² + 3² + 4²। ये जो कॉस अल्फ़ा हमारा आया था ना अभी, कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा को इसने एक सिंबल दे दिया है L। बुक में क्या लिखा रहता है उसको? L। और वैसे ही कॉस बीटा के लिए वो सिंबल देता है M। और कॉस गामा जो आया था वो क्या था? उसको लिखता है ये N। एक्चुअली में अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा है कि कोई भी वेक्टर x एक्सिस से कितना एंगल बनाया है। तो कॉस अल्फ़ा को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तीनों को एक साथ, अकेले को नहीं। ये जो हमारा कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा आया ना, इन तीनों का एक कॉमन नेम है। क्या नेम है कॉमन इनका? डायरेक्शन कोसाइन। अब इसका सिंबल है L, M और N। तो ये तीनों का स्क्वायर आप करेंगे ना, किसका किसका स्क्वायर करेंगे? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, यानी कि L² प्लस M² प्लस N²। ऐसे करेंगे तीनों को तो ये 1 आएगा। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कॉस का क्या वैल्यू आया था? कॉस का वैल्यू आया था ना हमारा कि x कंपोनेंट डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड आया था कि नहीं? x² प्लस ay² प्लस az²। तो इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो ऊपर में क्या आएगा? ax² और नीचे वाला रूट खत्म हो जाएगा।
नीचे वाला रूट का स्क्वायर खत्म हो जाएगा और ऊपर वाला एक्स का स्क्वायर आएगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। वैसे ही कॉस स्क्वायर बीटा जब करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर बीटा करेंगे ना तो ए वाई स्क्वायर बराबर डिवाइड बाई आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और वैसे ही जेड के लिए करेंगे, ये गामा के लिए है ना, गामा के लिए तो स्क्वायर करिए इसको, कॉस स्क्वायर गामा करेंगे तो क्या आएगा ए जेड स्क्वायर और नीचे आ जाएगा वही एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो इसको सबको ऐड करेंगे ना तो ऊपर भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर और नीचे भी तीनों में कॉमन लीजिएगा तो वही आ जाएगा, तो कट के क्या हो जाएगा 1। तो ये इसीलिए रिजल्ट डायरेक्ट ये बना दिया है, रिजल्ट याद रखना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा होता है 1 के बराबर। तो पहले हम कॉस स्क्वायर लिख देंगे। अभी पूछ रहा है हमसे कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होगा, ये एग्जाम में पूछ देगा। ये अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है कि रिजल्टेंट वेक्टर या जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया है वो अल्फ़ा है, वाई से कितना बनाया है बीटा है, जेड से कितना बनाया है गामा है। तो साइन स्क्वायर पूछ रहा है कि ऐड करके बताइए, तो पहले हम कॉस स्क्वायर लिख देंगे कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होता था 1 है ना 1। तो कॉस को साइन के टर्म में लिखना है, तो हमको पता है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा करने पे 1 आएगा ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, तो कॉस स्क्वायर को लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर कॉस स्क्वायर को लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर गामा को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो 1 1 1 3 बार आ गया 3 और माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आया प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, समझ रहे हैं ना, बराबर 1। तो ये साइन इधर आएगा और 1 इधर आएगा, तो 3 में से 1 गया, क्या बचा 2, समझ गए। इसीलिए ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या लिखा है 2। ये एज ए रिज़ल्ट आपको याद रखना है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। जैसे देखिए ये क्या समझ गए ना, एक जैसे दिया हुआ है राइट, हाँ। लेकिन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन 2 तरह से होता है, वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन तो समझ गए ना। अगला क्या है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन स्केलर में तो एक ही तरह से होता है, 2 × 3 6 हो जाता है, लेकिन वेक्टर में अगर 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होगा तो 2 तरीका है। अगर 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से फाइनल स्केलर आना चाहिए तो उसको बोलते हैं कि हमको डॉट प्रोडक्ट करना है, क्या बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। और 2 वेक्टर मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट बने वो क्या बन जाए, एक वेक्टर ही बने, तो उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। लिखिए, इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर इज अ स्केलर देन वी मल्टीप्लाई 2 वेक्टर्स बाय रूल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है, अगर 2 वेक्टर दिया है, एक वेक्टर ए और एक बी, तो ए डॉट बी जब करेंगे आप डॉट प्रोडक्ट तो आंसर उसका आएगा ए का मैग्नीट्यूड फिर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा लिखना है। क्या लिखना है कॉस थीटा। ए डॉट बी लिखिए, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर अगर किए तो आंसर क्या लिख देंगे ए बी कॉस थीटा, कॉस theta. What is theta here? Theta is angle between vector A and vector P. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, I डॉट I क्या होगा, what is I? I is a unit vector along x axis, right?
तो आई डॉट आई करके जल्दी से बताइए मुझे कितना आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट में पहले का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का भी मैग्नीट्यूड 1 लिख दिए, लेकिन एंगल तो 0 डिग्री है। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है पता है? 1 होता है। कॉस 0 क्या होता है? 1। तो 1 1 1 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा कि 3 होगा बताइए? 3 बार 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रहेगा, यानी आई डॉट आई करने पे क्या आता है? 1। वैसे ही जे डॉट जे भी क्या आएगा? 1। के डॉट के भी क्या आएगा? 1। लेकिन आई डॉट जे करेंगे ना तो 0 आ जाएगा, क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का 1 होगा, लेकिन आई और जे आपस में 90 डिग्री पे होता है, क्योंकि आई मतलब x, जे माने y, और cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है। तो 0 इंटू एनी थिंग इक्वल टू 0। सो आई डॉट जे जब भी आएगा उसको मैं क्या लिख दूंगा? 0। आई डॉट के भी 0 होगा, जे डॉट के भी क्या होगा? 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर अगर करना है तो उसके लिए डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट मेथड से करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर ए वेक्टर एक दिया हुआ है जिसको जनरल फार्मूला मैंने लिख दिया ए आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब यहाँ पे नंबर दिया रहेगा, वैसे ही बी वेक्टर को क्या लिखा रहेगा बताइए? उसका कुछ एक्स कंपोनेंट आई कैप, और बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट जे कैप, और बी वेक्टर का जेड कंपोनेंट के कैप। तो आपको क्या करना है? 2 वर्टिकल लाइन ऐसे खींच देना है, वर्टिकल लाइन। तो ये जनरल यहाँ पे फॉर्म लिखे हुए हैं, तो आपको क्या लिखना है? आई कैप जे कैप के कैप। समझ रहे हैं? आई कैप पहले फर्स्ट रो में क्या लिख देंगे? आई कैप जे कैप और के कैप, ऐसे लिख देंगे। अब आई दूसरे रो में क्या लिखेंगे कि जो ए वेक्टर था ना उसका कंपोनेंट एक्स वाई जेड, आई कैप के बगल में जो है उसको एक्स कंपोनेंट बोलते हैं, तो ए एक्स। जे कैप के जो बाजू में है उसको क्या बोलते हैं? वाई कंपोनेंट। के कैप के बाजू वाले को क्या बोलते हैं? जेड कंपोनेंट। तो फर्स्ट वेक्टर का काम पहले करना है, उल्टा लिखेंगे तो नहीं चलेगा। पहले बी वाले का नहीं लिखना है, पहले ए का कोएफिशिएंट लिखना है, राइट। उसके बाद दूसरे का कंपोनेंट अब चलेगा ना। देखिए बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है? बी एक्स। बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट कितना है? बी वाई। बी वेक्टर का जेड कंपोनेंट कितना है? बी जेड। इतना समझ में आ गया? क्लियर है इतना? अब शतरंज खेले हैं, चेस खेले हैं शतरंज, तो उसमें हाथी कैसे चलता है? सीधा चलता है ना हाथी। तो हाथी मान लेते हैं आई कैप पे बैठा हुआ है। हाथी कहाँ पे बैठा हुआ है? आई कैप पे। तो आपको क्या करना है कि आई कैप, हाथी जैसा आई कैप पे हाथी है तो हाथी किधर चलेगा? आई कैप की तरफ ऐसे चलेगा, नहीं तो ऐसे चलेगा, और या तो ऐसे चलेगा हाथी या ऐसे चलेगा, बस ना। और टेढ़ा चलेगा क्या? हाथी नहीं चलेगा। तो हाथी जैसा जिधर जिधर चलता है उधर वाले को कंसीडर नहीं करना है। तो जब मैं आई कैप लिखूँगा, देखिए यहाँ इसने आई कैप लिखा है, आई कैप जब मैं लिखूँगा और ब्रैकेट लगाऊंगा तो आई कैप के रो और कॉलम को कंसीडर नहीं करना है, ठीक। तो जो बच गया है ना, ये 4 बचा है, 4, ठीक है। ये चारों लोग बचे हैं ना, ये चारों, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे करना है? तो बॉटम मोस्ट माने नीचे और राइट साइड वाले का पहला करना है। पहले मल्टीप्लिकेशन किसका करना है? नीचे और राइट का, नीचे और राइट मोस्ट का। तो नीचे और राइट मोस्ट क्या है? बी जेड है। नीचे और राइट मोस्ट में क्या दिख रहा है मुझे? बी जेड। तो इसका मल्टीप्लिकेशन बी जेड का कर दीजिए ए वाई में, तो बी जेड ए वाई, देख रहे हैं ये बी जेड ए वाई। और बीच में माइनस लिखना कंपलसरी है। बीच में क्या लिखना है? माइनस।
और अगला मल्टीप्लिकेशन किसका हो जाएगा, अगला मल्टीप्लिकेशन किसका हो जाएगा, बी वाई और ए जेड का, बी वाई और ए जेड, ये ब्रैकेट में बंद। पहला आई कैप वाला कहानी समझ में आ गया। अब अगला चलते हैं जे कैप पे। कहाँ पे अब चलेंगे, जे कैप। तो जे कैप माइनस करके लिखना है, ऐसे अल्टरनेट लिखना है, मतलब जब आई कैप लिखे थे तो प्लस जे माइनस, और जब के लिखेंगे तो वापस प्लस। आई कैप जब लिखे थे तो क्या लिखना है, प्लस, जब जे लिखेंगे तो क्या शुरू करेंगे, माइनस, फिर ये लिखेंगे तो प्लस। तो देखिए जे कैप जब लिखना है तो माइनस जे कैप शुरू करेंगे लिख के, और फिर वही स्टोरी जो इसके साथ किए थे। इस बार जे कैप लेके हम चल रहे हैं, तो हाथी को कहाँ बैठा देंगे, जे कैप पे, राइट। तो हाथी किधर चलता है बताइए, हाथी किधर चलता है, सीधा सीधा चलता है हाथी। तो जे कैप, ये जे वाला लाइन पूरा ऐसे कैंसिल कर देंगे, ये जे वाला लाइन ये और ये गया, है ना। और मल्टीप्लाई किसका पहले करते हैं, नीचे का और राइट का, नीचे और राइट। तो नीचे और राइट में कौन पकड़ाया, बी जेड पकड़ में आया। पूरा लो एकदम नीचे का करना है और राइट मोस्ट का करना है पहले। तो बी जेड का मल्टीप्लाई ए एक्स में कर दीजिए, तो बी जेड ए एक्स, और माइनस ब्रैकेट में लिखना ही है, और जो बच गया वो बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड। क्या ये समझ में आ गया बात इतना, ये वाला कंप्लीट। अब के कैप वाला देखते हैं, तीसरा और लास्ट। तीसरा में क्या बचा है, किसकी बारी आएगी अब, अभी बारी आएगा के कैप का ना। तो के कैप प्लस करके लिखना है कि माइनस, प्लस, प्लस करके लिखेंगे। के कैप जैसे ही लेंगे तो के कैप वाले को हटा देंगे ऐसे, के कैप में जिस रो में के कैप है उस रो को, और जिस कॉलम में है उस कॉलम को कैप कर देंगे। तो ये चारों बच गए। पहले किसका मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो पहले मल्टीप्लाई आपको करना है लोअर मोस्ट और राइट मोस्ट, मतलब बी वाई का पहले करेंगे काम, राइट। तो के कैप लिख कर और बी वाई ए एक्स माइनस, इनका हो गया काम। अभी बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए वाई, बस यही क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा, ए क्रॉस बी का यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो होता है ना, 3 आई जे के, तो अगर कहीं पे ऐसा दो एक बार में खाली पूछे कि आई क्रॉस जे क्या होगा बताइए, या पूछेगा आई क्रॉस आई क्या होगा बताइए, तो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तो ज़ीरो होता है, तो आई क्रॉस आई भी ज़ीरो होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा होता है, और उसमें और इधर एक एन कैप होता है, ए बी साइन थीटा लिख दीजिए ये फॉर्मूला भी। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, ए डॉट बी का ए बी कॉस थीटा था, तो ए क्रॉस बी का क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और एक एन कैप लिखा रहता है। एन कैप मतलब कि वो एक यूनिट वेक्टर है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो ए पे भी परपेंडिकुलर है और बी पे भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखा गया है। मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा आता है, तो आई क्रॉस आई करेंगे तो आई का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे आई का भी 1, और आई और आई सेम वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो आई डॉट आई क्रॉस आई क्या होगा, 0 हो जाएगा, जबकि आई डॉट आई 1 आया था, है ना। जे क्रॉस जे भी क्या होगा, 0, के क्रॉस के भी क्या होगा, 0, ओके। इतना समझ में आया। अब अगर आपसे पूछे कि आई जे और के इन तीनों में सेम वेक्टर का नहीं, डिफरेंट वेक्टर का करने से कैसे पता चल रहा है कि आई क्रॉस जे के होगा कि माइनस के, तो उसके लिए एक सर्कल बनाना है, और उस सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में आपको लिख देना है आई
जे के, ऐसे लिख दीजिए एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में। ये नोट डाउन करिएगा, काम करेगा, ये बहुत काम का चीज़ है। तो अगर इसी सेंस में अगर आएगा तो प्लस लिखेंगे और अपोजिट चलना पड़ेगा तो माइनस। क्या मतलब है इसका? जैसे मैं बोला कि आई क्रॉस जे, बताइए क्या होगा। तो आई क्रॉस जे करने के लिए आई से जे जिस ऑर्डर में मैं एरो दिया हूँ या जिस सेंस में, यानी एंटी क्लॉकवाइज, वैसे ही जाना पड़ रहा है कि उल्टा घूम के जाना पड़ रहा है मुझे। आई क्रॉस जे है मतलब आप आई पे खड़े हैं और जे की तरफ जाना है, तो जैसा एरो है उसी सेंस में चल रहे हैं ना, तो पक्का के कैप हो जाएगा ये। लेकिन अगर जे क्रॉस आई लिखा हुआ है, यानी पहले आप बैठे हैं जे पे, खड़े हैं जे पे, ऐसे जे पे खड़े हैं और मैं बोल रहा हूँ कि आप आई पे जाइए, बीच में कोई जंप नहीं करना चाहिए। ये नहीं बोलेंगे कि हम के की तरफ से चले जाएंगे, तुरंत मिलना चाहिए नेक्स्ट वाला टर्म, बीच में कोई नहीं आना चाहिए। तो जे से आई जाने के लिए आपको उल्टा चलना पड़ेगा कि नहीं, जैसा एरो मैं बनाया हूँ उसका। तो माइनस के लिखेंगे, समझ गए क्या बात? अभी कुछ और मैं पूछ रहा हूँ, बताइएगा ना क्या होगा। के क्रॉस जे क्या होगा? के क्रॉस जे, के से जे की ओर जाना है, राइट, माइनस आई कैप हो जाएगा। ठीक है। डिफ्रेंसिएशन अगर आ जाए किसी टर्म का तो क्या करेंगे, देखिए डी बाई डी टी ए डॉट बी लिखा है इसने ना, ए डॉट बी, तो डी बाई डी टी ए लिखना है और डॉट लगा के बी, मतलब ए को का डेरिवेटिव करेंगे और बी एज इट इज़ रखेंगे वेक्टर, और बीच में प्लस लिखेंगे क्योंकि ये ए डॉट बी मतलब दो एक साथ टर्म होता है ना डिफ्रेंसिएशन में, तो ऐसे करते हैं ना, एक को रख के दूसरे को डिफ्रेंशिएट, फिर दूसरे को रख के पहले को डिफ्रेंशिएट, राइट। तो ए को रख के और दूसरे का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट अगर रहेगा और उसका डेरिवेटिव पूछ देगा मुझसे करने के लिए, तो डी बाई डी टी ए क्रॉस बी रहेगा, तो क्या करेंगे, ए का डेरिवेटिव वैसे ही है, खाली डॉट के जगह पर क्या है, क्रॉस, ए को रखना है फिर बी का डेरिवेटिव। ठीक है। ये आगे के चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज क्या होगा इसका, ये टर्म डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाला टर्म। कोऑर्डिनेट एक्सिस एक यहाँ पे बना देते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसमें ये पॉइंट, ये दो वेक्टर बनाना है ना। इस वेक्टर को r1 जिसको लिखा है ना, मैं a लिख रहा हूँ यहाँ, और b, मतलब a एक पॉइंट है, a पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को r1 लिया हुआ है मान लेते हैं, OA, यानी OA वेक्टर इज r1 वेक्टर। वैसे ही दूसरा पॉइंट है कोई b और इसको r2 से डिनोट कर देते हैं, सो OB वेक्टर इज r2 vector. So what is A? A is a point and OA is position vector of point A. Clear? B क्या है, कोई भी पॉइंट B है, पोजीशन है कोई, और OB क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। तो आप क्या है ना, आप पहले A पे खड़े थे, आप इमेजिन कीजिए कि आप A पे खड़े हैं और आप B की तरफ जा रहे हैं और B पे पहुंच गए, आप फाइनली किधर पहुंच गए, B पे। तो आपका डिस्प्लेसमेंट ए बी मैं बोलूँगा कि बी ए बोलूँगा, बताइए। इनिशियल पॉइंट आपका ए पे था और फाइनल पॉइंट किधर था, बी पे। तो आपका डिस्प्लेसमेंट को मैं ए बी लिखूँ कि बी ए, ए बी लिखूँगा, राइट। अब R1 और R2 दिया है और ए बी हमको निकालना है इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2, ओके। तो ट्रायंगल लॉ लगाइए, देखिए ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि इसको कंसेक्यूटिव ऑर्डर में लेना है और तीसरे वाले को उल्टे ऑर्डर में लेना है। तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, ये दोनों ट्रायंगल का दो साइड हुआ ना, कंसेक्यूटिव साइड ऑर्डर में, OA और AB ये ऑर्डर में चला कि नहीं, दोनों सेम सेंस में एरो है। तो ट्रायंगल लॉ क्या बोला था कि किसी ट्रायंगल का दो साइड अगर दो वेक्टर हो जाए, ये ट्रायंगल का एक साइड और ये दूसरा साइड, क्योंकि ये हेड पे, पहले के हेड पे दूसरे का क्या है, टेल है,
तो ये ट्रायंगल लॉ चलेगा कि पैरेललोग्राम लॉ चला दें इसमें? ट्रायंगल लॉ। तो ये दो साइड है ओ ए और ए बी, एक का नाम है ओ से चालू हुआ है और ए तक, और दूसरा ए बी। तो इसको सम करने पे जो आएगा वो क्या ओ बी होगा कि बी ओ होगा? ओ बी होगा। ओ बी उल्टे ऑर्डर में होगा ना, ऐसे ओ बी। तो मेरे काम का क्या है? ए बी मेरे काम का है, तो ओ ए उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जाके, ओ ए प्लस ए बी, ये मिला के क्या होगा? ओ बी। तो ओ ए बी वेक्टर क्या होगा? ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी और ये इधर जाके माइनस ओ ए। अभी ओ बी क्या था? R2 और ओ ए क्या था? R1, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ गया? R2 माइनस R1। ए बी को बोलते हैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करके आपको दिखाना है कि अगर आप पहले से ए पॉइंट पे हैं, ए पॉइंट पे आप पहले से खड़े हैं और आपका कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4, और बाद में आप घूमते घूमते चले गए बी पॉइंट पे, घूमते घूमते कहाँ चले गए? बी पे, जिसका कोऑर्डिनेट था 5, 6, 7। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वेक्टर में लिखना है उसको, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? पहले आपका, हाँ, तो फॉर्मूला अभी जैसा मैं बताया R1 R2 था, तो ए बी, ए से बी जब ज्वाइन किए थे तो क्या आया था हमारा? R2 माइनस R1 आया था, है ना। तो R2 को मैं क्या लिखूं? 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप। वैसे ही R1 को क्या लिखूंगा मैं? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो सब्ट्रैक्शन i का i के साथ, तो 5 में से 2 गया, 3i कैप बचा, j का j से सब्ट्रैक्शन, 6 में से 3 गया, 3j कैप बचा, और 7 में से 4 गया, फिर से 3k कैप आया। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया वो आया 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। अगर पूछता कि इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, तो क्या करते? 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट। तो इससे मैग्नीट्यूड मिल जाता है ए बी वेक्टर का। सिंप्लीफाई करने पे ये कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9, 9, 3 बार 27, ठीक है। तो 27 रूट 27 कितना आएगा? 3√3। आंसर कितना हो गया इसका? मैग्नीट्यूड 3√3। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, और पूरा वेक्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट था ये सब एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया है। अब आप न्यूमेरिकल कीजिए इस पे बेस्ड जो भी बुक्स में दिए हुए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।